बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारे आज का जो ये सेशन है इसका मकसद बेसिकली जो एडी लीगल के हवाले से इंटरव्यू सेशन चल रहे हैं और FIA में जो आपको पता है कि वैकेंसीज आई थी, जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये कुछ इनको हम मॉक इंटरव्यूज़ तो नहीं कह सकते, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ तो प्योरली सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की सूरत में होता है। बट इसमें हम सवाल और साथ उसका जवाब, वैसे हमने कैंडिडेट इसके हवाले से बिठाया है कि जिसका भी हाल ही में इंटरव्यू होने वाला है, तो इनकी तैयारी किस तरह चेक हो जाएगी और साथ साथ जो जवाब है वो आप सब लोग नोट करते रहें ताकि आपको पता चल जाए। हम डे वाइज चलेंगे, 1 से 2 दिन में CRPC, PPC, कानूनी शर्त ऑर्डर और उसके बाद बाकी सारे लॉज, क्योंकि ओवरऑल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इन्हीं लॉज में से पूछे जा रहे हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो सवालात हैं वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से पूछे जा रहे हैं। ख़ास तौर पर चैप्टर 14, 16, 17 जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से है, कंप्लेंट के हवाले से है, उसके बाद ट्रायल, बेल, अपील, तो यहाँ पर भी हमारा जो फोकस होगा वो कुछ ऐसे ही सवालात होंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको वैसे 1 से 2 दिन में जब ये सारे मामलात यानी कि हमारे जो इसमें एस्पिरेंट्स हैं उनकी तैयारी अच्छी हो जाए तो फिर हम इसको बाकायदा मॉक इंटरव्यू की शक्ल में लेकर आएँ। उसके हवाले से ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपने किस तरह जाना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब हमारा जो मकसद है वो यही है कि जो उसमें सवालात पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे सवालात जो अभी, क्योंकि आपको पता है कि ऑन गोइंग इंटरव्यूज चल रही हैं, उसमें बहुत से सवालात पूछे गए हैं। अगर आप इस कमेंट की सूरत में अगर आपके पास कोई ऐसा ही सवाल मौजूद है जो इंटरव्यू में पूछा गया, आपके पास उसका जवाब नहीं है, तो इस वीडियो के कमेंट में आप शेयर करेंगे तो हम उसको जवाब, उसका आपको रिप्लाई या अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम उस चीज़ को ऐड करते चले जाएंगे। तो आज जो हमारा बेसिकली है CRPC के हवाले से जो सवालात हैं वही हम पूछेंगे, सीक्वेंस में नहीं चलेंगे, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों के हवाले से चलेंगे ताकि चीज़ें कवर होती चली जाए। अच्छा, आप नाम क्या आपका? सैयद मोहम्मद इमरान साहब। तारफ़ करवाएं अपना, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं? मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने लॉ किया हुआ है और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस सिविल प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं आप? दोनों कर रहा हूँ। दोनों का ज़्यादातर रुझान किस तरफ है आपका? क्रिमिनल प्रैक्टिस। क्रिमिनल प्रैक्टिस। लास्ट कौन सा क्रिमिनल केस आपने किया था? स्टेट वर्सेस मोहम्मद तराम। उसमें आप किसकी तरफ से थे? मैं एक्यूज की तरफ से। एक्यूज की तरफ से था। किस चीज़ का था, क्या उसमें ऑफेंस क्या था उसमें? ऑफेंस इसमें ये था सर, उससे कोई प्रॉपर्टी कहीं ले जा रहे थे। देखिए, ऑफेंस जब भी आपसे पूछा जाएगा ना वहाँ पर, तो आपने ये नहीं कहना बल्कि आपने सेक्शन बताना है कि 379, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि जब भी कोई केस होगा तो वो किसी सेक्शन के तहत होगा। यहाँ पर ये सवाल क्लियर कर लें, अगर आपसे ये पूछा जाए तो सेक्शन एक्ट क्या होगा? 379। अगर चोरी था सर 379, डकैती था, रॉबरी था, उसके हवाले से जो भी इसका सेक्शन होगा 395 है, जो भी रेलिवेंट सेक्शन है आपने उसको सेक्शन बता देना सर 379। क्या प्रोसीडिंग क्या थी जिस दिन आप पेश हुए थे? लास्ट प्रोसीडिंग में क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे एविडेंस स्टार्ट हो गई। एविडेंस, तो उसका ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, अभी तक नहीं हुआ? ट्रायल स्टार्ट हो गया, एविडेंस स्टेज पे पहुँच गई। अच्छा, ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, एविडेंस स्टेज। तो एविडेंस ट्रायल से पहले रिकॉर्ड हो सकता है? नहीं सर। तो जो बयानात होते हैं फिर वो किस तरह रिकॉर्ड किए जाते हैं? अक्सर बयानात ट्रायल वैसे कहाँ से स्टार्ट होता है? ट्रायल आफ्टर फ्रेमिंग चार्ज। आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, तो उससे पहले भी कुछ मजिस्ट्रेट जो है वो कोई बयानात वगैरह रिकॉर्ड करता है, तो क्या वो एविडेंस के तौर पर कंसिडर नहीं होते? वो 164 की बनी। तो वो कब होता है? 164 कब होता है? 164 सर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे सर। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे होता है। कौन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, पुलिस रिकॉर्ड करती है, कौन रिकॉर्ड करता है? मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं सर। अच्छा, 164 का बयान जो होता है उसमें क्या मजिस्ट्रेट क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड करता है? उसमें कौन कौन सा बयान रिकॉर्ड कर सकता है? मुलजिम के बयान भी ले सकते हैं। अच्छा, मुलजिम का कौन सा बयान होता है 164 में? प्लीड गिल्टी वाला बयान से। प्लीड गिल्टी, तो फिर जो 242 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में प्लीड गिल्टी है उसका क्या मतलब है? वो और 164 में क्या फ़र्क है? 164 में सर एविडेंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि एविडेंस रिकॉर्ड होगा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद, अभी आप कह रहे हैं 164 में एविडेंस रिकॉर्ड हो सकता है। पहले तो क्लियर करें कि आप कब रिकॉर्ड करवा रहे हैं एविडेंस? 244 में प्लीड गिल्टी वाला रिकॉर्ड। 244 में तो प्लीड गिल्टी नहीं होता, 244 में तो एविडेंस रिकॉर्ड होता है। एक चीज मुझे क्लियर करें ना, आप जो बात करें मुझे क्लियर करें। आप कभी कहते हैं प्लीड गिल्टी 244 में होता है, कभी कहते हैं प्लीड गिल्टी 164 में होता है।
सबसे पहले मुझे ये क्लियर करें कि जो प्लीड गिल्टी है वो 164 में है, ये कहाँ पे है? प्लीड गिल्टी 164 के तहत करेंगे सर। 164 के तहत प्लीड गिल्टी तो है ही नहीं। वो जब पुलिस के सामने प्लीड गिल्टी करते हो, पुलिस मजिस्ट्रेट के तहत पुलिस के सामने प्लीड गिल्टी कब होता है? उसके लिए लफ्ज क्या यूज होता है और क्या होता है जो पुलिस के सामने प्लीड गिल्टी को कर ले? क्या पुलिस के सामने जब कोई बंदा अपना जुर्म कबूल कर उसको प्लीड गिल्टी कहते हैं? कन्फेशन। तो कन्फेशन और चीज है, प्लीड गिल्टी करना और चीज है। पुलिस के सामने जब कन्फेशन करे तो वो पुलिस मजिस्ट्रेट के पास रहेगा। पुलिस अगर कन्फेशन रिकॉर्ड करे उसकी कोई अहमियत है नहीं। क्यों? किसने कहा है? वजह क्या है क्यों उसकी अहमियत नहीं है? पुलिस के पास सर कोई धमकी के जरिए या कोई फोर्स के जरिए तो क्यों लिखा हुआ कहाँ पे है कि पुलिस के रिकॉर्ड की हुए कन्फेशन की कोई अहमियत नहीं है? ये सर आर्टिकल आप साथ साथ मेंशन करते हैं ना, ये बंद करते हैं आप, वो उसके ऊपर लिखते हैं आर्टिकल 373 8 37 38 उसमें तो चलो उसमें तो ये लिखा हुआ है कि जो पुलिस जो बयान रिकॉर्ड करे उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं आपसे वजह जानना चाह रहा हूँ, बेटा मुझे वजह बताएं कि क्यों अहमियत नहीं है पुलिस के रिकॉर्ड किए हुए बयान की? पुलिस के बयान की रिकॉर्ड की अहमियत इसलिए नहीं है कि पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन भी इसके हवाले से कोई बात करता है कि नहीं करता? कन्फेशन के बारे में, किसी और चीज के बारे में कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ कहता है? यस सर। क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी किसी अपने खिलाफ कोई बयान देने पे मजबूर नहीं किया जाएगा। हाँ, असल में अगर आपसे इस तरह का कोई भी सवाल पूछा जाता है, पहली बात है लफ्ज बड़ा उसका चुनाव एहतियात के साथ करना है। कन्फेशन अलग चीज होता है, प्लीड गिल्टी अलग होता है। आल्दो देखा जाए तो प्लीड गिल्टी में भी कोई बंदा अपना जुर्म कबूल ही करता है, लेकिन कन्फेशन का लफ्ज यूज होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले और जब चार्ज फ्रेम हो जाए तो फिर वहाँ पे जो कन्फेशन किया जाता है उसको प्लीड गिल्टी कह दिया जाता है। और कन्फेशन की अहमियत क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसके मुताबिक नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बिकम हिज ओन विटनेस। किसी शख्स को अपने खिलाफ गवाही पे मजबूर नहीं किया जा सकता। कन्फेशन मीन्स अपने खिलाफ गवाही दे, इसलिए पुलिस अगर गवाही करती भी है रिकॉर्ड उसकी कोई भी अहमियत नहीं होती। और 164 और जो जहाँ तक बात है प्लीड गिल्टी करना, ये 243 में होता है। कहाँ पे होता है? 243 में होता है। तो 164 का कन्फेशन और प्लीड गिल्टी में फर्क बेसिकली क्या है? 164 का बयान होता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और 243 में प्लीड गिल्टी होता है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। 164 में मजिस्ट्रेट क्या क्या रिकॉर्ड कर सकता है? स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है और उसके अलावा एविडेंस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, कोई भी स्टेटमेंट ऑन ओथ और कन्फेशन। कन्फेशन ऑन ओथ रिकॉर्ड होता है, विदाउट ओथ होता है? विदाउट ओथ। विदाउट ओथ। क्यों? जब हर चीज ओथ पे होती है तो कन्फेशन विदाउट ओथ क्यों होता है? सर उसको मतलब फ्री छोड़ने के लिए कोई डराने धमकाने। कन्फेशन जो ऑन ओथ होता है उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं होती, क्योंकि बेसिकली इंड्यूसमेंट है एक किस्म का जब कोई बंदा ओथ लेता है, इसलिए कन्फेशन हमेशा क्या होता है? दो। अब बहुत से भी ज़्यादा जो है ना वो फॉर्मल जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होकर जवाब करें, बात को पूरा करें। लफ्ज़ आप जो है ना वो दरमियान में वो मिक्स कर रहे हैं, मिक्स नहीं कर रहे हैं, इजली होकर बैठे। कोई हमारे आपको बताया कि अगर आपके उसमें मुकद्दर में ये जवाब लिखे, दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं छीन सकती, और अगर नहीं लिखी तो कोई आपको जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की ये पोस्ट में, तो अल्लाह के ऊपर जो है तवक्कल होना चाहिए, तैयारी अपनी पूरी होनी चाहिए, पर तवक्कल किस पे करना है? आपने अल्लाह पर करना। अच्छा जनाब, अब मुझे बताएं कि कन्फेशन आपने कह दिया कि विदाउट ओथ हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है। 161 का बयान क्या होता है? 161 का बयान सर ये पुलिस लेती है। कब लेती है? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सर। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। आराम से, इन्वेस्टिगेशन पूरा लफ्ज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। हाँ, लेकिन वहाँ पर इस तरह नहीं बोलना, वहाँ पर लफ्ज क्लियर हो, लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, पुलिस क्या करती है? ये कौन रिकॉर्ड करता है? आयो रिकॉर्ड करता है, एसएचओ रिकॉर्ड करता है? आयो भी कर सकता है। आयो कौन होता है? आयो सर जिसको केस तफवीज किया गया हो। किसके लिए तफवीज क्यों किया गया हो? इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन। आयो स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो किसी भी के आयो किसी शख्स को रिलीज कर सकता है? यस सर। किस सेक्शन के तहत? 169। 169। आयो के अलावा कोई और भी रिलीज कर सकता है? नहीं सर। कर सकता है। 169 के तहत दो लोग रिलीज कर सकते हैं, आयो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, यानी कि जिसको थानेदार कहते हैं, दोनों कर सकते, तफ्तीशी और थानेदार।
वहाँ पर अगर आप इसको फॉर्मल में कहें तो स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी कि SHO स्टैंड्स फॉर स्टेशन हाउस ऑफिसर, या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। 169 में दोनों क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। जब ये किसी को 169 में रिलीज किया जाता है तो क्या उसका मुकदमा खत्म हो जाता है या मुकदमा आगे चलता है? मुकदमा खत्म हो जाए सर। मुकदमा खत्म हो जाता है, गलत। 169 में लफ्ज है रिलीज करना। रिलीज करने का मतलब है जैसे किसी को जमानत पे छोड़ देना और पुलिस का ये कहना कि जी हमारी तफ्तीश के मुताबिक तो इस बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप इसके ऊपर मुकदमा चलाना चाहें तो आप इसके ऊपर मुकदमा चला सकते हैं। तो 169 क्या होता है, पुलिस रिलीज करती है लेकिन उसका आगे चलान जमा होता है। अगर मजिस्ट्रेट उस पर मुकदमा चलाना चाहे तो मजिस्ट्रेट उस पर मुकदमा चला सकता है। ये रिलीज है। जो आप कह रहे हैं मुकदमा खत्म होना, वो डिस्चार्ज होता है या ट्रायल में जाके एक्विट होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, वो रिलीज। जमानत में बंदा क्या होता है, रिलीज। तो पुलिस का छोड़ना जस्ट लाइक किसी को जमानत देना है कि जी ठीक है आप जाएं, जब अदालत आपको बुलाएगी तो आप आ जाइएगा, हमें आपकी जरूरत नहीं है। ये 169 होता है। अच्छा जनाब, कुछ बेसिक चीजों की तरफ हम चलते हैं। मुझे ये बताएं जल्दी से आप कि ऑफेंस की कितनी बेसिक काइंड्स हैं? ऑफेंस की दो सर, कौन सी? कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। फर्क क्या है दोनों में? कॉग्निजेबल में जिसमें पुलिस बिला वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं, नॉन कॉग्निजेबल वो ऑफेंस हो गए जिसमें पुलिस बिला वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती। मतलब नॉन कॉग्निजेबल में विदाउट वारंट नहीं हो सकता, विद वारंट गिरफ्तार हो सकता है? हो सकते हैं सर। हो सकता है। क्या कोई ऐसी सूरत हाल जो CRPC में मौजूद हो कि जहां पर किसी शख्स को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लिया जाए? कुछ ऐसा है? यस सर। क्या, कौन सा सेक्शन? जहाँ कोई बंदा पुलिस के सामने कोई जुर्म कमिट करे और मजिस्ट्रेट के सामने कोई जुर्म कमिट करे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या किसी को विदाउट, आपने कहा कि नॉन कॉग्निजेबल वो होता है जिसमें विदाउट वारंट किसी को गिरफ्तार ना किया जा सके, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूरत में पुलिस कब किसी को गिरफ्तार कर सकती है? कर भी सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकते हैं सर। कब कर सकती है? किस सेक्शन के तहत कर सकती है? 57, सेक्शन 57। उस वक्त में पुलिस जो है किसी भी शख्स को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार कर सकती है कि अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है या पुलिस की मौजूदगी में कोई ऑफेंस कमिट करे और पुलिस उससे उसका नेम एंड एड्रेस पूछे और वो अपना नाम और पता सही तरीके से ना बताए, तो इनफैक्ट वो नाम पता ना बताने पर पुलिस उसको क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। और जब वो नाम पता बताएगा तो पुलिस उसको क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। अच्छा, तो ये FIR किस ऑफेंस की होती है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल या दोनों की? कॉग्निजेबल की होती है सर। तो नॉन कॉग्निजेबल की FIR दर्ज नहीं होती। तो उसका क्या होता है? उसका 151 की कार्रवाई होती है सर। 151 नहीं होती, 155 में रिपोर्ट दर्ज होती है। कहाँ पे? मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पुलिस के पास पास नहीं होती। अल्लाह के बंदो, जुर्म होता है कॉग्निजेबल और क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल हो गए, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं कौन से? कोई मिसाल दे सकते हैं आप? 4-5 ऑफेंसेस बता सकते हैं मुझे कॉग्निजेबल कौन कौन से हैं? सर दे सकता हूँ। बताएं। दे सकता हूँ नहीं, बताना है। चोरी हो गई सर, थेफ्ट, मर्डर, डकैती, रॉबरी, सब जितने भी सीरियस ऑफेंसेस होते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं, कॉग्निजेबल। जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो पुलिस के पास FIR दर्ज होगी, और अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो पुलिस के पास 155 में रिपोर्ट दर्ज होगी। तो क्या जब दोनों पुलिस के पास चले गए, फर्क क्या है 154 और 155 में? 55 में सर पुलिस वो रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उस बंदे को रिफर करता है, और 54 में क्या होता है? 54 में FIR दर्ज करने के बाद 156 के तहत इन्वेस्टिगेशन के पावर आ जाते हैं। जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर FIR दर्ज होगा तो उसके हवाले से क्या होगा जनाब, उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। 155 में इन्वेस्टिगेशन नहीं। जनरली ये देखने में आया है कि जो पुलिस है वो तो FIR दर्ज ही नहीं करती। अगर पुलिस FIR दर्ज ना करे तो फिर जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएंगे। तो उसके पास जाकर क्या करना, वो कौन होता है? जस्टिस ऑफ पीस सर एक ऑफिसर होता है, तो उसके पास एप्लीकेशन ले जाएंगे। वो कौन सा अफसर होता है? जस्टिस ऑफ पीस एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होता है। जस्टिस ऑफ पीस एक्स, जो इस वक्त हमारे यहाँ हैं जितने भी आपके सेशन जजेस हैं सब के सब एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिसेज। तो जब भी हम 22 से 22B की पिटीशन फाइल करते हैं वो जस्टिस ऑफ पीस जो हमारा सेशन जज होता है जिसके पास पावर होती है उसके पास जाके हम फाइल करते हैं, किसी और के पास फाइल
नहीं होता। तो जस्टिस ऑफ पीस कौन होता है आपका? एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस सेशन जज होता है। हाँ, किसी और को भी गवर्नमेंट अपॉइंट करना चाहे तो किसी भी सूटेबल पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड अभी करंटली मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ जो इस वक्त जितने भी मामला है वो किस तरह चल रहे हैं, वो सारे के सारे एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस पे चल रहे हैं। अच्छा, अगर एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस ऑर्डर कर दे एफआईआर का और फिर भी एफआईआर दर्ज ना हो तो क्या किया जाता है फिर? रिट कर दें सर। तो रिट तो आपने पहले कर दी, फिर किसको रिट करेंगे? अब किसको रिट करेंगे? रिट हाई कोर्ट में सर। हाई कोर्ट में रिट नहीं करेंगे। अगर 22 से 22 में ऑर्डर हो गया पर्चा का, पर्चा एफआईआर एक ही चीज़ है। कंप्लायंस पिटिशन लगती है पहले, क्या लगती है? कंप्लायंस। कहाँ पे लगती है वो? उसी कोर्ट ऑफ सेशन में। सेशन कोर्ट नहीं कहना, कोर्ट ऑफ सेशन। सेशन में क्या कौन सी पिटिशन लगती है? कंप्लायंस। कंप्लायंस पिटिशन लगती है। कंप्लायंस पिटिशन के बाद आप किस में जा सकते हैं? रिट। अच्छा, अगर हाई कोर्ट भी कहे कि नहीं जनाब, नहीं आपका मुकदमा नहीं बनता, फिर क्या करेंगे? फिर कंप्लेंट करेंगे। फिर कंप्लेंट करेंगे। क्या हम पहले भी कंप्लेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। तो फिर पहले क्यों नहीं की थी हमने? क्योंकि ये अल्टरनेट रेमेडी थी सर हमारे पास, ये जस्टिस ऑफ पीस के पास। तो जस्टिस ऑफ पीस के पास तो अल्टरनेट रेमेडी थी, लेकिन जब आप हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट कहता है 199 आर्टिकल क्या कहता है कि कब आप हाई कोर्ट आएंगे? यहाँ पे अल्टरनेट रेमेडी ना हो। तो फिर जब आपके पास कंप्लेंट की रेमेडी थी तो आप हाई कोर्ट के पास क्या करने गए? पहले ही कंप्लेंट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो अल्टरनेट रेमेडी नहीं थी सर। क्योंकि सर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में सबसे बेहतरीन तरीका है कि पुलिस तफ्तीश करे बाकायदा तौर पे, ताकि जल्द अज जल्द मुकदमा जो उसको कोई फैसला हो सके। कंप्लेंट केसेस में क्योंकि उसमें पुलिस वगैरह की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बाकायदा तफ्तीश नहीं होती और उसके जो रिजल्ट हैं वो उतने बेहतर तरीके से नहीं निकलते। इसलिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में सबसे बेहतर तरीका यही है कि एफआईआर दर्ज करवाई जाए ताकि उस शख्स के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जा सके। ठीक है। अच्छा, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है? कंप्लेंट होती है, आपने कहा एफआईआर तो नहीं होती, कंप्लेंट हो सकती है। हो सकती है सर। अच्छा, कंप्लेंट का तरीका कार बता दें मुझे आप। कंप्लेंट का तरीका ये है सर कि सेक्शन 200 के तहत कोई सेक्शन 200 के तहत हाँ। 200 नहीं करना, क्या करना है? 200, 164, 161 इंग्लिश में चलना है। अच्छा, क्या होता है उसमें? 200 के तहत कंप्लेंट करेंगे सर मजिस्ट्रेट के पास। वो इन राइटिंग या कोई ओरल हो सकती है कंप्लेंट? हो सकती है सर। अच्छा, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेंगे जब आप उसके सामने कंप्लेंट करेंगे? कंप्लेंट स्टेटमेंट। मजिस्ट्रेट के अलावा भी किसी के पास हो सकती है सेशन कोर्ट वगैरह में? नहीं सर, सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास होती है। अच्छा, मजिस्ट्रेट के पास। फिर मजिस्ट्रेट क्या करता है कंप्लेंट में? कंप्लेंट से ऑन ओथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा ऑन द स्पॉट फौरन। फिर उसके बाद फिर इसके बाद अगर वो मुकदमा बनता है तो फिर आगे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई प्रोसेस करेगा। करेंगे। तो कोई इधर इसको खारिज कर सकता है मजिस्ट्रेट कंप्लेंट को? कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट कंप्लेंट में किसी को सजा दे सकता है? कंप्लेंट में सजा नहीं दे तो सकते, फिर सजा कब होगी? सजा ट्रायल के बाद सर। तो कंप्लेंट से ट्रायल कैसे होगा? कंप्लेंट से आप ट्रायल में कैसे जाएंगे? ट्रायल कंप्लेंट अगर वो मुकदमा वो प्रूफ हो गए तो फिर वो चार्ज फ्रेम करेंगे सर। चार्ज फ्रेम करने से पहले कोई और प्रोसीडिंग हो? इंक्वायरी करेंगे सर। इंक्वायरी के बाद चार्ज फ्रेम करने से पहले दरमियान में कुछ है? पुलिस के पास भेजेंगे सर। देखिए, जब मजिस्ट्रेट कंप्लेंट एंटरटेन करता है, इंक्वायरी करता है, या 203 में कंप्लेंट को क्या कर देता है? डिसमिस करता है, या 204 में प्रोसेस कॉल करता है। क्या करता है? प्रोसेस कॉल करने का मतलब अक्यूज को बुलाना। यहाँ पे वो अक्यूज को क्या करता है? बुलाता है, फिर उसके ऊपर क्या करता है? चार्ज फ्रेम करता है। तो दरमियान में जो डिसमिस थी वो क्या थी? प्रोसेस कॉल करना। अच्छा, क्या मजिस्ट्रेट के पास कोई इख्तियार है कि वो किसी मुल्जिम को हाजिरी से माफ़ी दे दे? यस सर। किस सेक्शन के तहत? 205। 205। इसके अलावा कोई और भी प्रोविजन है सीआरपीसी में कि जिसमें मजिस्ट्रेट किसी को हाजिरी से माफ़ी दे दे? यस सर। कौन कौन सी? 116। इसके अलावा और 540A है। 540A है। ये 116 और 205 में फ़र्क क्या है, ज़रा बता दें। 116 में ये जो सिक्योरिटी प्रोसीडिंग है, जहाँ पे जो प्रिवेंटिव ऑफेंस को मतलब रोकने के लिए जो कार्रवाई होती है सर, उसमें किसी को रिलीज दे सकते हैं। और 205 में? 205 में आम जो ट्रायल के दौरान कोई भी एक्यूज सर। सही। वो ट्रायल इन एब्सेंशिया का क्या मतलब है? क्या सीआरपीसी में ट्रायल इन एब्सेंशिया है? ये होता है क्या ट्रायल इन एब्सेंशिया?
ट्रायल एब्सेंशिया वो हो गए सर जहाँ पे एक्यूज एब्सकॉन्ड हो गए हो, तो अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो तो फिर उसके खिलाफ ट्रायल चलाया जा सकता है। यस सर, ये बिल्कुल गलत हो गया। एविडेंस अगर कोई अक्यूज एब्सकॉन्ड हो जाए, क्या हो जाए? एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब इश्तिहारी। तो फिर 512 आता है। कौन सा सेक्शन आता है? 512। इसमें सिर्फ एविडेंस रिकॉर्ड होगा, एब्सकॉन्डर के खिलाफ ट्रायल नहीं होता। तो अगर आपसे पूछा जाए ट्रायल इन एब्सेंशिया कंसेप्ट, तो उसको आपने ये बताना कि जनाब एब्सकॉन्डर्स की सूरत में तो सिर्फ एविडेंस रिकॉर्ड हो सकता है, ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अगर मामला कुछ इस तरह का हो कि कोई शख्स खुद अदालत से हाजिरी से माफ़ी ले ले और वो कहे 205 में कि जी मैं नहीं आ सकता, मेरी जगह मेरा वकील आएगा, तो ऐसी सूरत में वकील की मौजूदगी में, अक्यूज की मौजूदगी में ट्रायल चल सकता है। तो इसमें अगला जो है सेक्शन वो 540A है। कौन सा? 540 फर्क क्या है? 540A में हाजिरी से माफ़ी तब ली जाती है कि जब मुल्जिमान कितने हो, 2 या 2 से उनमें से कोई एक आता रहे और एक क्या हो, ना आ सके, तो वो अदालत से हाजिरी की माफ़ी ले लेगा। 205 एक भी मुल्जिम है तो वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं। तो 205 में मुल्जिमान की तादाद का कोई भी कैद नहीं है। 540 में तब आप हाजिर से माफ़ी देंगे कि जब किसी मुकदमे में मुल्जिमान 2 या 2 से ज़्यादा हो, कोई एक आध पेश होता रहे और बाकी अगर पेश ना होता रहे, तो उस सूरत में अदालत हाजिरी से माफ़ी दे सकती है। 540। तो ट्रायल एब्सेंशिया कंसेप्ट क्या हुआ जी? बिल्कुल ट्रायल एब्सेंशिया चल सकता है, लेकिन किस सूरत में चल सकता है? इस सूरत में चल सकता है कि जब वो शख्स खुद अदालत से हाजिरी की माफ़ी ले और कहे कि जी मैं नहीं होऊंगा, मेरी गैर मौजूदगी में, मेरे वकील की मौजूदगी में आप ट्रायल चला लें, तो ऐसी सूरत में ट्रायल चल सकता है, वैसे ट्रायल नहीं चल सकता। ट्रायल इन एब्सेंशिया कंसेप्ट ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जनाब, ज़रा मुझे ये बताएं आप इसके हवाले से, ये कब्र कुशाई क्या होती है? कवर कुशाई ये होती है सर जहाँ पे कोई काज अपडेट मालूम ना हो, तो उस वक्त कुशाई की जाती है। उसके अलावा किस सेक्शन के तहत कौन ऑर्डर करता है कब्र कुशाई का? मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं सर, 176 क्लॉज 2 के तहत। क्लास 2 जब भी किसी का काज ऑफ डेथ मालूम करना हो या शक हो कि किसी को नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि किसी को मर्डर वगैरह किया गया, तो उसके हवाले से क्या किया जा सकता है? उसकी कॉज ऑफ डेथ को फाइंड आउट करने के लिए कब्र कुशाई का ऑर्डर कौन दे सकता है? मजिस्ट्रेट। मुझे ये बताएं कि कोई भी मुकदमा कहाँ पे दायर किया जाएगा? क्रिमिनल मुकदमे की अगर आप बात करें तो क्रिमिनल मुकदमा किस शहर में हो सकता है? अगर कोई शख्स लाहौर में जुर्म करेगा, उसने लाहौर से जनाब किसी बच्चे को अगवा किया और वो लेकर उसको मुल्तान चला गया, तो मुझे ये बताएं कि ये मुकदमा कहाँ हो सकता है? लाहौर होगा या मुल्तान होगा? लाहौर में भी हो सकते हैं सर और और मुल्तान में भी। क्यों? यहाँ पे जहाँ से जुर्म जो है इनिशिएट हुआ वहाँ पे, और जहाँ पर ख़त्म हुआ वहाँ नहीं कर सकते। जहाँ पे उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हुई, किसी बंदे को कसूर में जख्मी किया गया, वो लाहौर में आकर उसने हॉस्पिटल में जान दी थी, मुकदमा कहाँ हो सकता है? कसूर में भी। और कहाँ हो सकता है? लाहौर में। अबैटमेंट अगर उसकी हुई हो कराची में, तो फिर मुकदमा कहाँ पे होगा? अबैटमेंट क्या होता है? एबेटमेंट सर कोई जुर्म में असिस्ट करना, एबेट करना, ऐड उसकी करना। साजिश बनाना। साजिश अगर किसी और जगह पे हुई है तो क्या उस सूरत में हो सकता है जनाब? अगर उसकी साजिश वहाँ पे कराची में हुई है, तो ऐसी सूरत में मुकदमा कहाँ कहाँ हो सकता है? कराची में भी हो सकता है जहाँ साजिश हुई, जहाँ जुर्म कमिट हुआ, लाहौर में भी हो सकता है, जहाँ पे उसके कॉन्सिक्वेंसेज हुए वहाँ पर भी हो सकता है। अच्छा, आप अब इसमें आपके साथ ये हुआ कि आप ट्रेन पे लाहौर से बैठे कराची जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं आप? कराची। ट्रेन पे आप लाहौर से बैठे और आप जनाब कराची जा रहे हैं। इस सफ़र के दौरान कोई शख्स आपकी जो चीज़ है वो चोरी कर लेता है, अब मुकदमा कहाँ पे होगा? लाहौर, कराची, किस शहर में? आपको ये नहीं पता कि चोरी कहाँ हुई है। जब आप कराची सामान उतारने लगे या आप हैदराबाद या आप मुल्तान क्रॉस करते हैं, तो आपको पता चलता है जी किसी ने आपकी चोरी कर ली है, तो मुकदमा कहाँ पे होगा? फातिमा कराची में। कराची में। कराची में। जर्नी पे कोई जुर्म हो तो मुकदमा स्टार्ट से एंड तक कहीं पर भी हो सकता है। अब देखो, अगर तो मुकदमा आपने करना मुल्तान, अगर जहाँ पे आपको पता चला, तो फिर क्या आप ट्रेन से उतर के मुल्तान में जाकर करेंगे? नहीं, आप ट्रेन के गार्ड को बुलाएंगे, उसको कहेंगे जिस बंदे को काबू में रखो, ताकि जब कराची जाएंगे तो वहाँ पे इसके खिलाफ हम क्या कर देंगे? मुकदमा। और अगर आप कहते हैं नहीं मैंने इधर ही मुकदमा करना है, तो उसको मुल्तान उतारे, वहाँ पर मुकदमा कर लेंगे। अगर आप कहते हैं नहीं जी ट्रेन स्टार्ट हुई थी ना लाहौर से, तो चलो वापस इसको लाहौर लेकर चलते हैं, वहाँ पर इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। तो जब जर्नी पे कोई जुर्म हो तो मुकदमा कहाँ हो सकता है? किसी भी जगह पे, जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और जहाँ पे ख़त्म हुई, उस दरमियान कहीं से भी हो सकता है।
अच्छा, क्या मुल्क से बाहर कोई जुर्म हो, पाकिस्तान से बाहर, उसका मुकदमा पाकिस्तान में चल सकता है? जुर्म हो गया सऊदी अरब में, हो गया जुर्म, हो गया यूके में, हो गया, मुकदमा चल सकता है पाकिस्तान में? चल सकता है। क्यों? किस कानून के तहत? किस कानून के तहत? तरीकाकार क्या होगा, उसका कानून कौन सा? नहीं पता। पाकिस्तान का कोई शहरी, पाकिस्तान का कोई शहरी दुनिया के जिस भी कोने में जुर्म करेगा उसका मुकदमा पाकिस्तान में चल सकता है। जैसे आपको याद होगा पिछले दिनों में कि जब वो मस्जिद नबवी में लोगों ने वोटिंग की थी तो उसमें मुकदमा किधर चला था? पाकिस्तान। लेकिन वो तो हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। वजह, मुकदमा चल तो सकता है लेकिन सिर्फ उस सूरत में कि जब वो मुल्क कहे या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हो तब मुकदमा चल सकता है। आप ये मुकदमा नहीं कर सकते कि जनाब फलां बंदे ने दुबई में कत्ल किया है, उसके ऊपर पाकिस्तान में मुकदमा हो। आपके कहने पर वो मुकदमा नहीं होगा, या आप उधर से दुबई की हुकूमत कह मुकदमा चला लें, हमारी हुकूमत के उसके ऊपर आप क्या करें? पॉलिटिकल एजेंट्स होते हैं। इसका तरीक़ाकार 186 CRPC में मौजूद है। अच्छा, आप जैसे सिविल प्रोसीजर में एक रेस सब जुडिस का कंसेप्ट आ जाता है कि दो मुकदमे सिविल एक साथ नहीं चलते। क्या क्रिमिनल में कोई ऐसा मामला हो सकता है कि दो मुकदमे एक जैसे एक साथ ना चले किसी एक शख्स के खिलाफ? ऐसा हो सकता है? यस सर। किस कानून के तहत? 403 सर। नहीं, देखिए 403 तो ये कहता है कि अगर एक मुकदमे में सज़ा हो जाए तो फिर दूसरा मुकदमा नहीं होगा। मैं तो बेटा ये पूछ रहा हूँ कि एक मुकदमा अभी पेंडिंग है, एक मुकदमा क्या है अभी? 403 कब एप्लीकेबल होता है? कि जब एक मुकदमे में उसको कन्विक्ट या एक्विट कर दिया जाए तो दोबारा कन्विक्ट एक्विट उसको नहीं। लेकिन मैं बेटा ये पूछ रहा हूँ कि अभी क्या हुआ है? अभी ये हुआ है कि मुकदमे की सज़ा तो हुई नहीं। 403 कब होगी? जब सज़ा हो चुकी हो। सज़ा तो हुई नहीं है, तो क्या पेंडेंसी के दौरान कुछ ऐसा हो सकता है? एक मुकदमे की FIR 2 जगह पे दर्ज हो सकती है? नहीं सर। नहीं हो सकती। एक मुकदमे की FIR 2 जगह पे दर्ज नहीं हो सकती, नहीं सर। 10 जगह पे हो जाती है। आपको पता नहीं है कि इमरान खान ने तकरीर कहाँ पे की थी? इस्लामाबाद। कहाँ कहाँ पे FIR दर्ज हुई थी? कोयटा में, जी मैंने TV पे सुना, किसी ने कहा इस्लामाबाद में, किसी ने कहा। हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी ना, तो हो सकती है ना। कार्रवाई कहाँ होगी? जब भी किसी एक क्रिमिनल मुकदमे को एक से ज़्यादा जगह पर दर्ज कर दिया जाए तो जैसे ही पता चले वो मुकदमा रोककर हाई कोर्ट को बताया जाएगा, फिर हाई कोर्ट फैसला करेगा ये मुकदमा कौन सी अदालत सुनेगी और कौन सी अदालत नहीं सुनेगी। ये होता है। इसको 185 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेक्शन 190 क्या कहता है CRPC का? कुछ जानते हैं आप 190 के बारे में? यस सर। क्या कहते हैं? वो कॉग्निजेंस के मुताबिक है सर। किसकी कॉग्निजेंस? मजिस्ट्रेट के सर। मजिस्ट्रेट की कॉग्निजेंस है। मजिस्ट्रेट कितने तरीकों से कॉग्निजेंस ले सकता है? 3 तरीकों से सर। किस किस तरह से? एक तो पुलिस रिपोर्ट पर सर, और एक कंप्लेंट पर सर, और उसको अपने ज़ाती तौर पर कोई कहीं से इंफॉर्मेशन मिले। अच्छा, तो कॉग्निजेंस और कॉम्पिटेंस में कोई फर्क है? कॉग्निजेंस और कॉम्पिटेंस फर्क पता है आपको? नहीं सर। देखिए, कहीं पे कत्ल हो जाए तो कॉग्निजेंस कौन लेगा? मजिस्ट्रेट लेगा। क्या वो उसका ट्रायल चला सकता है? नहीं सर। कॉम्पिटेंट नहीं है। समझ आया? मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस तो ले सकता है हर उस जुर्म की जो उसके एरिया में हो, लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं है। कोर्ट ऑफ सेशन कॉम्पिटेंट है कत्ल के लिए? यस सर। है। क्या वो कॉग्निजेंस ले सकता है? नहीं सर। नहीं ले सकता। सवाल समझ आया कि नहीं आया? मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, कॉम्पिटेंट नहीं है। कोर्ट ऑफ सेशन कॉम्पिटेंट तो है, कॉग्निजेंस कौन लेगा? मजिस्ट्रेट। जब भी कोई कत्ल, चोरी, डकैती कुछ भी ऐसा होगा जो बड़ा जुर्म, कत्ल, डकैती, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसकी कॉग्निजेंस लेगा। लेके किसको फॉरवर्ड करेगा? फिर रिमांड कौन देगा? मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट? मजिस्ट्रेट देता है। और बाद में रिमांड मुकम्मल होने के बाद केस किसको भेज देता है? वो कोर्ट ऑफ सेशन को, कि आप कॉम्पिटेंट है, ट्रायल आप चला लें। कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट किसी चीज़ की कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। कॉग्निजेंस हमेशा कौन लेता है? कॉग्निजेंस आपका हमेशा लेता है जनाब मजिस्ट्रेट लेता है। ये जनाब कुछ सवालात थे आज के CRPC के वाले से। माशाल्लाह इमरान साहब ने अच्छी तैयारी की हुई है, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो
और ज़्यादा कुछ चीज़ें इतना एक, यानी कि अगर आप 5 सवालों में से एक सवाल छोड़ दें तो इतना बड़ा बुरा इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा लफ्ज़ों को क्या करें आप क्लियर करें। कल के दिन भी हम किसको लेकर चलेंगे, सीआरपीसी के क्वेश्चंस को ही लेकर चलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वही क्वेश्चंस देखेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, ताकि आप लोगों के साथ साथ तैयारी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सवाल आपके जहन में हो, खासतौर पे वो लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो लाजमी तौर पे आजकल पीपीएससी के पर उन्होंने ढेरे लगाए होंगे, वो वहाँ पर बैठ कर हर इंटरव्यू देने वाले से पूछते हैं कि जी बताएं जी क्या सवाल आया। और एक बात आपने अगर नोट की हो तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे। क्वेश्चन क्यों रिपीट नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी सीआरपीसी है, जहाँ से वो सवाल उठाना चाहे वो उठाए। और हो सकता है जब आप लोगों का नंबर है सीआरपीसी खत्म करके वो किसकी तरफ जा चुके हो, पीपीसी, या किसकी तरफ जा चुके हो, क्यूएसओ या माइनर एक्स की तरफ जा चुके हो। तो हमने जो तैयारी करनी है वो सब की करनी है, माइनर एक्स की भी करनी है, पीपीसी की भी करनी है, सीआरपीसी की भी करनी है। तो कल फिर हम इसी तरह जो है कुछ सवाल कल और परसों तक हम इसको सीआरपीसी को इंशाल्लाह क्या करेंगे क्लोज। आज हमने बेल का कोई सवाल नहीं पूछा, आज हमने अपील का कुछ नहीं पूछा, आज ओवरऑल सवाल थे। हम प्योरली किसकी तरफ चलेंगे, इन्वेस्टिगेशन और इस तरह की जो खास मजिस्ट्रेट का जो ट्रायल वगैरह, वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके सवाल आप बहुत से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वो साथ साथ बेसिकली कोशिश यही है कि जो सवाल पूछा जाए जवाब भी साथ बता दिया जाए, ताकि अगर आपकी क्यूरी तो साथ ही वो क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।